अब हम भारत लोक अर्थव्यवस्था का के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देख रहे हैं। इसमें मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के बारे में हम बात करेंगे। इस पे 3 सूचक हैं। एक तो है आर्थिक उपलब्धि, जो हम समझते हैं। आर्थिक उपलब्धियों में है मानव का विकास, कल्याण और उत्पादकता। ये तभी बढ़ सकती हैं जब हमारे पास समृद्ध संसाधन हो और उन्हें उन वर्गों तक पहुंचाया जा सके जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मसलन गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबके। किसी भी देश का संसाधन आधार उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता से नापा जाता है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा धन तक पहुंच ही तय करते हैं कि लोगों की कितनी भलाई हुई और आर्थिक रूप से उन्होंने क्या पाया। पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय और खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। नतीजन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 और शहरी क्षेत्र में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित है। ये वर्ष 2011-12 के आंकड़े हैं। अब आपकी तालिका 3.2 देखिए, जो आपकी किताब में है। इसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से राज्यों में 30% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, कौन से राज्यों की जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है और किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 10% से कम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी की परिभाषा को हम ऐसे समझें कि जो व्यक्ति एक स्वस्थ उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। वैसे सकल घरेलू उत्पाद से किसी देश के जीवन की गुणवत्ता का आकलन नहीं कर सकते। कुछ अन्य मुद्दे जैसे रहने की जगह, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता और साफ पीने के पानी तक पहुंच भी तय करते हैं कि जीवन स्तर कैसा है। भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण अनियंत्रित बेरोजगारी भी है। दूसरा सूचक है स्वस्थ जीवन। मोटे तौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त, पीड़ा मुक्त तथा ठीक ठाक दीर्घायु की इच्छा रखता है। इसके अलावा सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कई बातें, जैसे शिशु मृत्यु दर, माताओं की प्रजनन के बाद मृत्यु दर, वृद्धों के लिए इलाज का प्रबंध, पौष्टिक आहार वगैरह विषयों को ध्यान में रखकर किए उपायों से एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाए गए कई कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन में इन बातों को ध्यान में रखकर नीतियां और योजनाएं बनाई गई। फलस्वरूप जो मृत्यु दर 1951 में 25.1 थी प्रति हजार, अब घटकर 2015 में 6.5 रह गई है। शिशु मृत्युता 148 प्रति हजार से 37
प्रति हज़ार पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ चिंताजनक विषय हैं लिंग अनुपात और ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्वास्थ्य सुविधाएं। स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, खासकर 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में। केरल के अलावा अन्य सभी राज्यों में कमोवेश ये कमी है। पंजाब और हरियाणा जैसे आर्थिक दृष्टि से विकसित प्रदेश में तो लड़कियां 850 से भी नीचे हैं प्रति 1000 लड़कों में। कभी सोच के देखिए कि हमारी सामाजिक सोच तो इनकी जिम्मेदार नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, क्योंकि उनके लिए सामर्थ्य से ज़्यादा दहेज देने का भार पिता पर होता है। ये सोच भी होती है कि लड़के घर का सहारा बनेंगे, इसलिए लड़कियों की परवरिश भी दूसरी तरह से होती है। इस सोच से होती है कि उनकी शिक्षा या पौष्टिक भोजन वगैरह में कम ध्यान दिया जाता है। अब हम आते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक पे। कहते हैं कि ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास भरने के लिए हमें उसे भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता आदि से निकालना होगा। साक्षरता की पहली सीढ़ी हमें ज्ञान की तरफ ले जाती है। इससे हमारा आर्थिक सुधार होता है, हम जागरूक बनते हैं, जो हमें सशक्त करती है। पर यह सुविधा हमारे कुछ ग्रामीण भाई बहन, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, कृषि मजदूर, छोटे किसान वगैरह को कई कारणों से नहीं मिल पाती हैं, या उसका स्तर जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाता है। अब आप तालिका 3.3 देखिए। इसमें आप देश के विभिन्न राज्यों की साक्षरता दर से समझ सकते हैं। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि स्कूल में अध्यापकों की संख्या कक्षाओं की संख्या से कम है। अध्यापकों के ज्ञान का स्तर भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। सरकार की दोपहर की भोजन उपलब्ध कराने की योजना से गरीब तबके के बच्चे कम से कम एक बार दिन में पौष्टिक खाना खा पाते हैं। ये उपाय जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। हमने मानव विकास के कुछ खास सूचक समझे, वो क्या हैं? आर्थिक उपलब्धियां, स्वस्थ जीवन के सूचक और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। जाने से पहले मैं एक सुझाव है जो आपको देना चाहती हूँ। अगर आप लोग एक छोटे समूह में मिलकर पढ़ें, जैसे 2-3 सहेलियाँ या दोस्त, तो आप आपस में चर्चा कर सकते हैं जो भी विषय आप पढ़ रहे हों, और एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि समझा हुआ पाठ दोहराने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। और कई बार अगर आपके मन में कोई शंका होती है तो आपकी सहेली या आपका दोस्त उसको जिसे समझ में आ गया है वो आपको अपने तरीके से समझा सकता है, और उससे क्या होता है कि उसने पाठ दोहरा भी लिया और आपको समझ में भी आ गई। तो ये एक अच्छा तरीका है किसी भी विषय को पढ़ने का। तो धन्यवाद। अभी हमारा अध्याय 3 मानव विकास जो अपनी भारत के संदर्भ वाली किताब है वो समाप्त हुई।